हेलो रिसर्चर। क्या आप ऐसे कोई कंपटीशन के बारे में सर्च कर रहे हैं जहां पे आपके रिसर्च को आपको प्लेटफॉर्म मिले? तो बिल्कुल आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। आज के टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं आविष्कार कंपटीशन के बारे में। आविष्कार कंपटीशन एक ऐसी कंपटीशन है जहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आपकी आइडियाज को आप वहां पे रिप्रेजेंट करो। तो चलिए बात करते हैं आज इस टॉपिक में आविष्कार कंपटीशन के बारे में सुप्रीम स्टडीज में। मैं हूँ प्रोफेसर सोनाली पवार और चलते हैं हमारी जर्नी की तरफ जो है आविष्कार के डिटेल स्टडी के बारे में कि जानना है इस बार के आविष्कार एग्जैक्टली किस तरह की कंपटीशन है। दोस्तों आविष्कार कंपटीशन जो हो रही है इस साल 2023-24 दैट्स मींस एकेडमिक ईयर 2023 और 24 के जो अभी ड्यूरेशन चल रहा है उसमें अभी ये पब्लिश हो चुकी है, उसका डेट आ चुका है कि एग्जैक्टली डेट क्या है। ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आविष्कार कंपटीशन इज लाइक स्टेट लेवल कंपटीशन है, जो एक तरह की रिसर्च कंपटीशन, एक प्लेटफॉर्म है आपकी आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपकी इनोवेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ ही साथ आपके कुछ इन्वेंशंस होंगे तो आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कंपटीशन के लिए। सो उसके बाद सबसे पहले मैं बात करूंगी आविष्कार कंपटीशन एग्जैक्टली ये प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स ऐसे जो डिग्री डिप्लोमा से बिलोंग करते हैं, इसमें कुछ कैटेगरीज भी बताई गई है। सो जैसे कि मैंने बताया कि आविष्कार कंपटीशन एक स्टेट लेवल कंपटीशन है, तो अपने स्टेट में, अपने इंडिया में 28 स्टेट्स है। उसके बाद अगर मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करूं तो महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है। सो आविष्कार कंपटीशन में कुछ लेवल बताई गई है, जैसे कि कॉलेज लेवल है, उसके बाद जोनल लेवल होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होगी, उसके बाद लास्टली स्टेट लेवल। तो इसे 4 लेवल में आविष्कार कंपटीशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो सबसे पहले आविष्कार कंपटीशन के डेट आपको पता होने के बाद आपके कॉलेज थ्रू ये कॉलेज लेवल पे ये एग्जाम या कंपटीशन कंडक्ट होगी। तो फिर इसके बाद जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हमको हमारी आइडिया को कहीं रिप्रेजेंट करने के लिए कंपटीशन में अगर हम लोग हमारे आइडियाज को, इनोवेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बाद भी क्या कोई लेवल है? जैसे कि मैंने स्टेट लेवल की बात की, तो बहुत बच्चों को ये नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि कौन सी लेवल तक हम लोग हमारी आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप हर एक लेवल को क्रॉस करते हुए स्टेट तक पहुंच चुके हैं। आपकी यूनिवर्सिटी आपको स्टेट के बाद सेकेंड लेवल पे भेजेगी, वो है इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, जिसे अन्वेषण भी कहा जाता है। उसके बाद नेशनल लेवल पे भी कंपटीशन होती है, लाइक आप हर एक लेवल को क्रॉस करते करते एक हायर लेवल तक पहुंचते हो। फिर अगर आप उसके बाद गोल्ड मेडल भी इसमें ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपका रिसर्च वर्क कैसा है। उसके बाद मैं बात करूंगी आफ्टर द लेवल ऑफ दिस इन्वेंशन इंटर यूनिवर्सिटी, और ये 4 जोन में होगा, और उसके बाद नेशनल लेवल भी है। सो स्टूडेंट के लिए स्पेशली एक नोट आप लीजिए कि आप जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपके कॉलेज में एआरसी कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि एकेडमिक रिसर्च कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो ये टीचर्स या ये प्रोफेसर आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट अबाउट द आविष्कार कंपटीशन। सो ये थी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट आविष्कार कंपटीशन। आविष्कार कंपटीशन क्या है, उसके बाद किस तरह से इसको किस लेवल में हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने अभी इस पॉइंट पे देखा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके पीछे ऐसा क्या एम है, ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस कॉम्पिटिशन को लेके। इस कंपटीशन में हम लोग एज अ स्टूडेंट अगर वहां पे पार्टिसिपेट करते तो ऐसे क्या चीजें हैं कि हम लोगों को ये एक तरह का हमारा एम क्या होना चाहिए, क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो टू इंक्यूलेट रिसर्च कल्चर अमंग स्टूडेंट्स, एक तरह के आपके बुद्धिमत्तिक आपके जो आइडियाज है इसको एक प्लेटफॉर्म है। टू एनकरेज ओरिजिनल एंड नोवेल थिंकिंग, ये कंपटीशन में अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी ऐसी कोई थिंकिंग है, कोई ओरिजिनल वर्क उसके माइंड में है, उसने अपने रिसर्च को काफी अच्छे से इनोवेट किया है, तो आपके लिए एक तरह का ये कंपटीशन आपके लिए प्लेटफॉर्म है। उसके बाद टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एकेडमिक टैलेंट, आप
जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, आप आर्ट से बिलोंग करते हो, आप ह्यूमैनिटी से बिलोंग करते हो, या आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हो, तो या फिर आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से, तो ये आपका जो स्ट्रीम है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो आपका नॉलेज है, इस नॉलेज को लेके अगर आपने कोई रिसर्च किया हुआ है या आपने कोई इनोवेशन किया हुआ है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है आपकी एकेडमिक टैलेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद टू प्रोमोट इंटरैक्शन अमंग एकेडेमिया, R&D इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 4 लेवल होगी, तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लेवल होंगे, काफ़ी सारे रिसर्चर वहाँ पे आपको मिलेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे लेके आएँगे। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने मिलने वाली है कि किस तरह के लोग रिसर्च करते हैं, स्टूडेंट के पास ऐसी कौन-सी इम्पोर्टेंट आइडियाज़ होती है, किस तरह से स्टूडेंट अपने आइडियाज़ को लेके कितने अच्छे-अच्छे वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं अपने रिसर्च को, किस तरह से वो अपना प्रेजेंटेशन स्किल के थ्रू यहाँ पे अपने एक लेवल से आगे लेवल तक बढ़ते जाते हैं। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा एकेडमिक पर्सन से लेके, स्टूडेंट से लेके, वहाँ पे R&D के लोग आएंगे, उनसे लेके, या बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज के भी वहाँ पे आपको काफी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी आ सकते हैं। सो उसके बाद डेवलपमेंट टू इनोवेशन एंड इनोवेटिव आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके आइडियाज, समझ लीजिए आप किसी कॉलेज से बिलोंग करते हो और आपके पास कुछ ऐसी आइडियाज है जो हाइपोथेटिकल है, आप अपने मेंटोर से बात कीजिए, आप अपने गाइड से बात कीजिए, कोई ऐसे प्रोफेसर या टीचर से बात कीजिए जो आपको उस पॉइंट पे आपको आगे बता सके, आपको गाइड कर सके। तो एक तरह का आपके आइडिया को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और आप उस पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद इस मेन ऑब्जेक्टिव्स और एम के हिसाब से आविष्कार कंपटीशन आपको कुछ प्राइजेस और बेनिफिट भी आपको प्रोवाइड करेगा। आपके पास हर एक लेवल का जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, और डेफिनेटली लास्ट स्टेट में अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको ट्रॉफी भी मिलती है। तो ये बेनिफिट्स में हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो मैंने अभी एम और ऑब्जेक्टिव की अगर बात की है, तो एक पॉइंट मैं हर एक स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगी कि आपको ऐसी क्या चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन फॉर पार्टिसिपेंट फॉर आविष्कार कंपटीशन। आप अगर पार्टिसिपेंट है आविष्कार कंपटीशन के लिए, तो एग्जैक्टली आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं दूंगी। सबसे पहले, द एंट्रीज मस्ट बी फॉरवर्डेड थ्रू प्रिंसिपल और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर आप किसी कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आप अपनी एंट्रीज खुद नहीं दे सकते। यहाँ पे आपकी जब कॉलेज लेवल पे कंपटीशन होगी, उसके बाद आपको कॉलेज के लोग आपको बता दिया जाएगा कि कौन से दिन कॉलेज लेवल की कंपटीशन रखी गई है। उसके बाद वहां पे आपको पूरे इंस्ट्रक्शन बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, कि क्या आपको कोई फ्लेक्स देना है, कितना 1 by 1 मीटर का जो फ्लेक्स रहेगा उस हिसाब से आपको बनाना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको कॉलेज में भी दे देंगे और मैं भी आपको अभी आगे के स्क्रीन में बताने वाली हूँ। तो आपका सिलेक्शन प्रिंसिपल के थ्रू या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू ही आपकी एंट्रीज फॉरवर्ड की जाएगी यूनिवर्सिटीज को। उसके बाद मैक्सिमम 2 एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज फ्रॉम द कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल में जो भी कैटेगरीज बताई गई है आविष्कार कंपटीशन को लेके, तो यहाँ पे 6 कैटेगरी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी है, इन कैटेगरीज में से हर कैटेगरी में से 2 ही स्टूडेंट कॉलेज में से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 एंट्रीज आर देयर फ्रॉम द ईच कैटेगरी। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको हर बार बताई जाएगी, लाइक कॉलेज लेवल कब है, या उसके बाद जोनल लेवल कब होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कब होगा, उसके बाद स्टेट लेवल कब होगा। ये इसके सर्कुलर निकलते रहते हैं यूनिवर्सिटी थ्रू और आपको वो बताया जाएगा आपके कॉलेज के थ्रू। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरीज फॉर पार्टिसिपेशन इन आविष्कार कंपटीशन। आविष्कार कॉम्पिटिशन्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो किन कैटेगरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, फाइन आर्ट। सेकेंड कैटेगरी है कॉमर्स, मैनेजमेंट और लॉ। थर्ड कैटेगरी है प्योर साइंसेस। फोर्थ कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री।
उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड कैटेगरी 6 मेडिसिन एंड फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे काफी बार ऐसा होता है कि समझ लीजिए कोई मेडिसिन से रिलेटेड स्टूडेंट है, लेकिन उसको ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कुछ उसने रिसर्च किया, उसका इंटरेस्टेड एरिया उसने कहीं देखा कि ह्यूमैनिटी का उसके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई रिसर्च वर्क है, कोई सर्वे उसने किया हुआ है, जिससे लाइक एक रिसर्च एक आइडिया जो उसके इसमें है, तो वो बिलोंग करती है ह्यूमैनिटी से। तो आप अपने कॉलेज में जब कॉलेज लेवल पे वो एक्टिविटी होगी या कंपटीशन रखी जाएगी, तो आप जो भी स्ट्रीम से है, आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है और उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड पार्ट लगता है कि उसके पास ऐसा प्रोजेक्ट है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वो एग्रीकल्चर कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पार्टिसिपेशन करने के बाद बस इतना ध्यान देना है कि कॉलेज लेवल पे हो सकता है इन किसी कैटेगरी में काफी सारे नंबर ऑफ एंट्रीज आ सकती है। आपको कॉलेज लेवल पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, इतना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन हो कि आपका वहां पे सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद ही आप सेकंड कंपटीशन को एलिजिबल रहते, सेकंड कंपटीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये थी 6 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जहां पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। और इन 6 कैटेगरीज को आविष्कार कंपटीशन जहां पे डिजाइन किए गए, तो इन 6 कैटेगरीज में आप अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ऐसी क्या एलिजिबिलिटी रूल्स है पार्टिसिपेंट्स के लिए जो आविष्कार कंपटीशन को लेके इंपॉर्टेंट है। सो एलिजिबिलिटी रूल्स फॉर पार्टिसिपेशन इन आविष्कार कंपटीशन। तो यहाँ पे भी अलग अलग जैसे कि कौन कौन एलिजिबल है और उनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि यूजी इज फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम एफिलिएटेड कॉलेजेस और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन who are below the age 25 years। यूजी कैटेगरी में से अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका एज 25 ईयर से कम होना चाहिए। साथ ही साथ आप जिस कॉलेज से बिलोंग करते हो वो एक एफिलिएटेड कॉलेज होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो आप उस यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हो तो उस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कॉलेज लेवल के लिए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी या सेकंड एलिजिबिलिटी है पीजी स्टूडेंट्स। जैसे कि यूजी के बारे में मैंने बताया, जैसे कि बी फार्म स्टूडेंट है तो वो रहेगा यूजी के लिए एलिजिबल। अगर मास्टर इन फार्मेसी है तो वो रहेगा पीजी कैटेगरी के लिए। अगर वो पीएचडी है तो वो पीपीजी कैटेगरी में जाएगा। तो इस हिसाब से अलग अलग वहां पे कैटेगरी बताई गई है। पीजी स्टूडेंट के लिए है एज लिमिट बिलो द 30 ईयर। उसके बाद यूजी के बाद पीजी, पीजी के बाद पीपीजी। पीपीजी के लिए कैसा बताया गया है कि फॉर पोस्ट पीजी स्टूडेंट्स फ्रॉम एफिलिएटेड कॉलेजेस और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन who is MPhil or PhD student, those who are pursuing PhD from SPPU। मतलब अभी मैं जो आविष्कार कंपटीशन को लेके बात कर रही हूँ, ये पुणे यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रही हूँ। तो अगर कोई पीपीजी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप पीएचडी स्टूडेंट है उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप पीपीजी कैटेगरी थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हो उन 6 कैटेगरीज के लिए। जो छठे किसी एक में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद फॉर टीचर, जिसको टीएच बताया गया है, काफी बार मुझे ये बहुत लोगों ने डिस्कस किया कि मैम टीचर से थ्रू अगर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो किस तरह से हम लोग का सिलेक्शन होगा, क्या हम एलिजिबल है। तो अगर आप टीचर हो, अप्रूव्ड हो एसपी आप यूनिवर्सिटी से, ओनली द अप्रूव्ड टीचर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी हु आर रजिस्टर्ड फॉर द एमफिल और पीएचडी इन एसपीपीयू और इन यूनिवर्सिटी फ्रॉम एफिलिएटेड कॉलेज और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तब आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। पीएचडी स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, टीचर हु इज डूइंग द पीएचडी इन दिस सेम यूनिवर्सिटी। तो ये अलग अलग कैटेगरी वहां पे बताई गई है। He or she will participate has enrolled for the degree or diploma in the participating university। तो कोई भी गर्ल होगी या बॉय होगा, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बस आपको इन सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान देना है कि अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिक्स हो तो आप बिल्कुल उस 6 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आपकी इनोवेटिव्स, आपके आइडियाज, आपके रिसर्च को रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं आविष्कार कंपटीशन की डेट को लेके। तो मैं आज डेट आपको डिस्कस करने वाली हूँ जो रिलेट करता है पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। सो आविष्कार कंपटीशन की जो पहली डेट है एज पर द सर्कुलर, जो 21 सितंबर 2023 को सर्कुलर निकला था, तो ये जो सर्कुलर थ्रू कॉलेज लेवल कंपटीशन अरेंज होगी 30 सितंबर 2023 के पहले।
30 सितंबर ये डेडलाइन है। कॉलेज वाले लोग आपके या कॉलेज के प्रोफेसर आपके लिए ये कंपटीशन अरेंज करेंगे 30 तारीख से पहले। उसके बाद ये जो भी इसमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे, कॉलेज के लोग जो भी एंट्रीज होगी, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे, इनकी सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देंगे। यूनिवर्सिटी को सबमिट करने के बाद सेकंड जो लेवल रहेगी वो है जोनल लेवल। उसका डेट है 16 अक्टूबर 2023 टू 28 अक्टूबर 2023। इस बीच में कभी भी लाइक इस ड्यूरेशन में 16 से 28 अक्टूबर के बीच में जोनल लेवल कंपटीशन रखी जा सकती है। उसके बाद बाकी जो भी डेट है, अलग अलग डेट जो भी जैसे कि कंपटीशन लेवल आगे जाएगी, कॉलेज के बाद जोनल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो आपको वो डेट्स बता दी जाएगी। उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी को लेके बात करूंगी आविष्कार कंपटीशन कमेटी के बारे में। आविष्कार प्लानिंग कमेटी है जो आईक्यूएसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, लाइक इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल, जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से का पार्ट है। तो आईक्यूएसी थ्रू ये पूरी आविष्कार कंपटीशन यहाँ पे अरेंज की गई। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे पुणे यूनिवर्सिटी के, तो वहां पे भी आपको मेन होम स्क्रीन पे ही आविष्कार का टैब दिख जाएगा। उसके बाद ये सारी एलिजिबिलिटी और सारी डिटेल्स वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद डेट के बाद बात करती हूँ कुछ गाइडलाइंस के बारे में। गाइडलाइन कुछ इस तरह से है इस कंपटीशन को लेके। प्रोजेक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, मॉडल, पोस्टर एंड शुड बी बेस्ड ऑन इनोवेटिव आइडियाज इन एनी गिवन कैटेगरी। जो भी कैटेगरी के बारे में हम लोगों ने बात की है, इन कैटेगरीज को लेके आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना है। आपके पास पोस्टर है, जो भी आपको गाइडलाइन के थ्रू बताया जाएगा कि किस तरह से आपको करना है। तो आपके पास कोई मॉडल है, समझ लीजिए कि फार्मा बैकग्राउंड से है कोई, और फार्मा बैकग्राउंड थ्रू उसके पास उसका मॉडल भी बनाया, लेकिन उसने कोई फॉर्मुलेशन बनाया, तो आप फॉर्मुलेशन उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके साथ आप अपना प्रेजेंटेशन जो भी है, वो प्रेजेंटेशन को आप उनके सामने उनको बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। आपको टाइम की तरफ ध्यान देना होगा कि आपने प्रेजेंट करने के लिए कितना समय लिया है और आंसर क्वेश्चन के लिए कितना समय लिया है। आपको पॉइंट टू पॉइंट वहां पे डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद ईच कॉलेज इंस्टीट्यूशन कैन सेंड अ मैक्सिमम 2 एंट्रीज इन ईच कैटेगरी irrespective of their level, like यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी। जो हम लोगों ने अभी कैटेगरीज के बारे में बात की, अलग अलग लेवल के बारे में बात की, तो 2 एंट्री आपके कॉलेज से वहां पे सबमिट हो जाएगी। इन द फर्स्ट राउंड ऑल contestants आर expected to display their poster of 1 meter multiply with 1 meter size। 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो पोस्टर रहेगा, आप उसको प्रिंट निकाल के आपका जो भी डाटा है, आपका जो भी रिसर्च वर्क है, आप उस पोस्टर पे दे सकते हैं। बिफोर अ पैनल ऑफ जज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। तो काफी बार ऐसा होता है, राउंड स्टार्ट होने वाला था, टाइम आपको दिया होता है, आपके प्लेस कभी कभी रेडी नहीं होते, ऑन द स्पॉट ला रहे हो, सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें पहले ही आप कर दे, वहां पे आप डिस्प्ले कर दे। पोस्टर को लेके सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहूंगी, नंबर 1, आपको उस पोस्टर पे आपका नाम डिस्प्ले नहीं करना है। ना आप अपना नाम वहां पे डिस्प्ले करेंगे, ना आप अपने गाइड का नाम डिस्प्ले करेंगे, ना आप अपनी कॉलेज की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे। आप यहाँ पे आपके पोस्टर पे सिर्फ आपका टाइटल और सारी इंफॉर्मेशन रहेगी जो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको कोड दिया जाएगा, जो आप उस कोड को वहां पे स्टिक कर सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल करके देते हैं तो ये बहुत एक चीज अच्छी बात है। Selected project from the round 1 will have to give oral presentation before the judges। आपको ये जितने भी राउंड हो गए इस प्रोजेक्ट को लेके आपको ओरल प्रेजेंटेशन करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम के बारे में। टाइम, each oral presentation will be given 8 minutes for presentation and 2 minutes for question and answer session। 8 मिनट में आपको प्रेजेंट करना है और 2 मिनट में आपको क्वेश्चन आंसर सेशन के कुछ जो भी आपको जजेस क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनके आंसर करने पड़ेंगे। There is a no restriction on the number of students engaged in each of the team, but only 1 representative will be there। काफी बार ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए 2 स्टूडेंट को अपॉइंट किया जाता है या 2 स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं। उसमें से कोई एक ही बात कर रहा है, दूसरा बात नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको कम्युनिकेट अच्छे से 2 जजेस के साथ करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए कि आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट कौन डिस्कस करने वाला है। आपको ध्यान भी देना है कि आपके टाइमिंग ड्यूरेशन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ गाइडलाइंस है जो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस की। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगी। सो गाइडलाइंस फॉर आविष्कार कॉम्पिटिशन, द 7th पॉइंट इज
ऑल रिक्वायर्ड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, काफी फैसिलिटीज आपको लगने हो सकती है, आपको टेबल लगने वाला हो सकता है। काफी आविष्कार कंपटीशन में बड़े बड़े मॉडल्स लेके आते हैं लोग, तो आपको हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े, आपको पानी की जरूरत पड़े, आपको स्पेस की जरूरत पड़े, आपको टेबल की जरूरत पड़ सकती है, या आपको बोर्ड की जरूरत पड़ सकती है, या एलसीडी प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ सकती है। तो आप उनको पहले ही ये सारी चीजें बता दें ताकि वो आपके लिए अरेंज कर सके। वैसे वहां पे टेबल और वहां पे बाकी चीजों की अरेंजमेंट होती है। सो फॉर एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट इफ एनी, पार्टिसिपेंट शुड इन्फॉर्म द कोऑर्डिनेटर वेल इन एडवांस। तो आप इनको पहले बता सकते हैं जो भी वहां पे कोऑर्डिनेटर है। रजिस्ट्रेशन इज अ कंपलसरी फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, देयर विल बी नो रजिस्ट्रेशन फीस। काफी बार ये होता है कि आविष्कार कंपटीशन में लेके स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं कि मैम क्या कोई फीस वहां पे है क्या? तो यहाँ पे कोई भी फीस आपको देनी नहीं है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जो भी लेवल का होगा, हर बार हर लेवल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा। उसके बाद पार्टिसिपेंट विल बी इशूड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो आप जो भी लेवल कराओ मतलब क्रैक करेंगे या जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलता जाएगा या सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको पोस्टर के बारे में बताया है कि 1 मीटर बाय 1 मीटर साइज का आपको पोस्टर वहां पे देना है। द डिसीजन ऑफ जजेस will be final and binding on all participants। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन रहेगा, फाइनल डिसीजन रहेगा, वो आपके जजेस का रहने वाला है। विनिंग टीम विल बी सिलेक्टेड फॉर पार्टिसिपेशन इन द स्टेज 2 हेल्ड एट यूनिवर्सिटी लेवल। सो स्टेजेस जाती रहेगी, आपको पार्टिसिपेट करना है और काफी अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट वहां पे अपने प्रोजेक्ट को करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स फ्रॉम आविष्कार कंपटीशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पुणे यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैं बताऊंगी आपको कुछ चीजें। सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स आफ्टर सिलेक्शन ऑफ ईच लेवल। सर्टिफिकेट आपको, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक चीज को सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरी रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी। यस, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया कॉलेज से लेके जोनल तक, जोनल से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लास्ट में आप पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी तक। आप जब ये स्टेट लेवल तक होगी तो कोई एक यूनिवर्सिटी होस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी। आपकी टीम जो 6 कैटेगरी है उनमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, यूनिवर्सिटी इन सब लोगों को उस होस्ट यूनिवर्सिटी में लेके जाएगी। उसके बाद वहां पे हर यूनिवर्सिटी के वहां पे आपको वहां पे स्टूडेंट मिलेंगे उस कैटेगरी के लिए। अलग सेक्शन बने होंगे, जैसे कैटेगरी 1 है उसके लिए अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके लिए अलग अरेंजमेंट होगी। तो ये जब होगा तो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो लास्टली आप अपनी यूनिवर्सिटी अगर सिलेक्ट होते हो तो आपको यूनिवर्सिटी ब्लेजर देगी या कोई लोगो देगी जिसपे आप, इसका मतलब कि आप उस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है। सर्टिफिकेट तो मिलता है लेकिन आपको ब्लेजर भी दिया जाता है आपकी यूनिवर्सिटी से। रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ पुणे एंड एस्पायर गाइड यू फॉर योर रिसर्च। काफी अच्छे अच्छे रिसर्चेस आते हैं, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनको शायद तक आगे उनको प्लेटफॉर्म ना मिले। हो सकता है प्रेजेंटेशन की वजह से हो या कोई और चीजों की वजह से हो, लेकिन यूनिवर्सिटी आपके जब रिसर्च सुनती है, आपके रिसर्च के बारे में इंपॉर्टेंस समझती है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये दिया जाता है। यूनिवर्सिटी में एक सेल बना हुआ है जिसका नाम है रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क इंक्यूबेशन सेंटर। यहाँ पे आपको बुला के आपकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे सुनते हैं, आपके बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में वो सुनते हैं और आपको वो गाइड करते हैं कि आप इस पे इनकम कैसे कमा सकते हैं, आप इसको पेटेंट किस तरह से कर सकते हो, इसमें और क्या करना चाहिए। ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो प्रोजेक्ट को लेके आपको वहां पे बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है। साथ ही साथ मैं आपको कहूंगी कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपके इस प्रोजेक्ट को फंड तक दे सकती है, या फंड देने वाली जो भी लाइक फंडिंग एजेंसीज होती है, इनसे भी आपको फंड मिलवा के दे सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए कि आपका रिसर्च सिर्फ आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ना कि आप यहाँ पे बेनिफिट के तौर पे सिर्फ ट्रॉफी नहीं ले रहे हो, आप इस पे आप खुद एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। काफी लोगों ने ऐसे रिसर्च कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपनी खुद की इंडस्ट्रीज खड़ी की है और आज वो खुद एमडी या अपनी कंपनी के सीईओज बने हुए हैं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप अपने प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़िए, काफी अच्छे प्लेटफॉर्म आपको अपनी यूनिवर्सिटी देने वाली है। साथ ही साथ सेटअप फॉर
स्टार्टअप एंड द बिजनेस, जो मैंने अपनी जस्ट बात की कि आपके बिजनेस को लेके आपके ये एस्पायर की टीम या रिसर्च इनोवेशन पार्क की इनक्यूबेशन की टीम आपको हेल्प कर सकती है। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू फ्री गाइडेंस फॉर योर करियर एंड फ्यूचर। डेफिनेटली जैसे मैंने बताया सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे आते हैं तो आपको फ्री गाइडेंस भी दिया जाता है। गाइडेंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद फंडिंग एजेंसी ऑफ योर प्रोजेक्ट, स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड इन अ फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे डेज होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनके बेस्ट वर्क के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी करती है। उसके बाद मे अवॉर्डेड विद द सर्टिफिकेट, मे बी विद द ट्रॉफी और मे बी विद द फंड। तो ये थे काफी सारे बेनिफिट्स जो स्टूडेंट को मिलने वाले थे आविष्कार कंपटीशन से। सो अभी नेक्स्ट टाइम बात करते हैं कुछ ऐसे विनिंग टिप के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में आज लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगी और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको आई थिंक आविष्कार के बारे में सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पता चल गया कि किस तरह की कैटेगरीज होती है, आपको पार्टिसिपेशन किस तरह से करना है, कौन सी डेडलाइंस है, आपको क्या गाइडलाइन के थ्रू आपको पार्टिसिपेट करना है, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से ऐसे लाइक यूजी पीजी कौन से ऐसे टाइप है जिसमें से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और क्या उसके लिए एज क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, यहाँ तक आने के बाद मैं आपको अब बताने वाली हूँ कुछ टिप्स टू विन अ रिसर्च कंपटीशन। किस तरह से आप रिसर्च कंपटीशन को जीत सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑब्वियसली यू शुड चूज अ टॉपिक दैट विल इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस यू एंड योर आइडियाज। आप जो भी रिसर्च आप प्रेजेंट करने वाले हो, ध्यान दीजिए आप जो टॉपिक चूज करने वाले हो, आपका टॉपिक इतना स्मॉल और कॉन्साइज होना चाहिए कि इंसान को सुनते ही समझ में आना चाहिए कि यार कुछ तो ऐसा टॉपिक में है जो इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप जो भी लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी ने इंसेक्ट रिपेलेंट बनाया है, तो टाइटल ऐसा दीजिए लाइक इको फ्रेंडली इंसेक्ट रिपेलेंट। तो इको फ्रेंडली कैसे है, रिसर्च में ऐसा क्या किया गया है कि वो इको फ्रेंडली है। तो ये सारी चीजों को आपको मोल्ड करना है। तो आपका टाइटल इतना अच्छा होना चाहिए, आपको चूज करना है ऐसा टाइटल जो एक तरह का रिसर्च पाथवे के लिए बहुत बेस्ट हो। उसके बाद ट्राई टू चूज अ टॉपिक नोबडी हैज रियली रिसर्च्ड बिफोर। इसका मतलब, इसको कहा जाता है कि आपका रिसर्च ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं लिटरेचर सर्वे सुना था, किसी ने पहले किया था। साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आपको रिपीट भी नहीं करना है। हो सकता है कि आप आविष्कार कंपटीशन में पिछले साल मतलब 2022-23 को आप एकेडमिक ईयर में आपने पार्टिसिपेट किया हो, वही आप फिर से रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हो। तो ये एक तरह का बैड इंप्रेशन होता है कि आप अपने रिसर्च को फिर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपकी आइडियाज है, आपके पास इनोवेशन है, तो आप नए रिसर्चर्स को भी दे सकते हैं। आपकी रिसर्च अगर इनोवेटिव्स है और आपको आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप अपने उस रिसर्च को पेटेंट कीजिए। पेटेंट करने के बाद काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो आपके रिसर्च को शायद खरीद सकती है। उसके बाद रिमेंबर दैट कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग प्रोजेक्ट डू नॉट गारंटेड अ विन। मैं ये नहीं कह सकती कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि भाई एंडिंग तक आप प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आपको खुद को ही नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो, या आपको प्रेजेंटेशन स्किल के थ्रू आप कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हो, आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, या हो सकता है कि आगे वाले जज को नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली आपने किस तरह का काम किया हो। तो इन सारी चीजों को लेके कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इस केस में गारंटी कम हो जाती कि आप आगे बढ़ सको। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि आपका प्रोजेक्ट, आपका टाइटल बहुत अच्छे से आप सिलेक्ट करो, या आपका प्रोजेक्ट भी इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि आगे वाले जज को समझ में आए कि एग्जैक्टली इस रिसर्च को आगे लेके जाना चाहिए। उसके बाद डू नॉट चूज अ टॉपिक दैट इज सो ओपन एंडेड दैट यू विल नॉट मेक मच प्रोग्रेस। हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक भी हो सकते हैं जो ओपन एंडेड गाइड लाइक तो ये भी शायद तक आगे ना जा सके, जिसमें कोई आगे फ्यूचर ना हो। डू नॉट जस्ट रिपीट वर्क दैट हैज बीन वेरीफाइड मेनी टाइम इन द पास्ट। जो कि मैंने आपको बताया कि आपको आपका प्रोजेक्ट रिपीट नहीं करना है, और बहुत बार अगर प्रेजेंट किया है तो बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को आगे ना लेके जाए, वरना विनिंग के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स कि रिसर्च कंपटीशन में जाने से पहले अगर आपको विनर बनना है तो ध्यान देना है आपके प्रोजेक्ट पे, आपके प्रेजेंटेशन स्किल पे,
आप इन सारी चीज़ों को लेके आप अपने मॉडल को भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। आपने जो बनाया है, जो चीज़ें अपनी आविष्कार में जो लाइक आविष्कार एक मतलब लाइक जो रिसर्च किया है उसको आप रिप्रेज़ेंट कीजिए, तो हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करने के बाद आप विनर हो सकते हो। तो ये कुछ स्मॉल टिप्स थी। अभी की स्लाइड पे देखते हैं किन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ों को नहीं करना है। किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें रिसर्च कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। एग्जामिन योर रिजल्ट एंड आस्क योरसेल्फ व्हाई दे डू एंड व्हाट डू माय रिजल्ट मीन्स। सबसे पहले जब आप अपना प्रोजेक्ट कहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने रिजल्ट या रिसर्च को लेके टैली कीजिए, अपने आप से ये क्वेश्चन रेज कीजिए कि आपने एग्जैक्टली किस तरह का रिसर्च किया है। उसके बाद लुक एट द कॉन्सेप्ट इक्वेशन यू रिसर्च अर्लियर एंड अप्लाई देम टू योर रिजल्ट। तो आप अपनी इक्वेशन को लेके, आपकी कॉन्सेप्ट्स को लेके, आप हो सकता है आपका रिसर्च वर्क इस तरह से हो कि जिसमें इक्वेशंस है, कैलकुलेशन पार्ट है, आप उस हिसाब से अपने प्रेजेंटेशन में वहां पे दे सकते हैं। राइट इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन अबाउट योर रिजल्ट एंड व्हाट यू थिंक हैपेंड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। काफी बार आपको पूछा जाता है, हो सकता है आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क हो, तो आप अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क को लेके अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कीजिए। जरूरी नहीं सारी चीजें आपके फ्लेक्स पे या आपके प्रेजेंटेशन में 1 by 1 मीटर में आ सकता है, तो आप अपने साथ प्रेजेंटेशन के तौर पे आप अपनी फाइल साथ में रखिए। हो सकता है आपके पास आपने उस समय कोई फोटोज क्लिक की हुई है, तो आप अपने फोटोज को जियो टैग फोटोज के हिसाब से आप उनके सामने फाइल रख सकते हैं। साथ ही साथ आपने रिसर्च करते वक्त कुछ वीडियोस प्रेजेंटेशन किए हुए हैं या आपने कुछ रिजल्ट के तौर पे आपने वीडियो रिकॉर्डेड किए हुए हैं, तो आप उन रिकॉर्डेड वीडियोस का भी यूज वहां पे कर सकते हैं। जब आपके सामने जजेस आएंगे तो ये 8 मिनट्स के अंदर आपको इस 8 मिनट के अंदर आपको अपना आपका वर्क रिसर्च वर्क वहां पे रिप्रेजेंट करना होगा। डिस्कस ऑल एप्लीकेबल इक्वेशन कॉन्सेप्ट एंड शो हाउ एक्यूरेट दे वेर। आपका प्रेजेंटेशन, आपका रिसर्च बिल्कुल एक्यूरेट है या एक्यूरेसी के लेवल पे सही जा रहा है, आप ये कैसे बता सकते हैं? तो बिल्कुल आपको आपके सारे इक्वेशन के थ्रू, आपके रिजल्ट को थ्रू आपको आपके सामने आपके जजेस को वहां पे आपको बताना पड़ेगा। काफी बार ऐसा होता है कि मैनिपुलेशन किए हुए रिजल्ट्स भी आप रिप्रेजेंट कर देते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि रिसर्च कंपटीशन में यही चीजें होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं करनी होती है। तो आगे इस चीज पे बात करेंगे। आंसर ऑन व्हाट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द जजेस। काफी बार स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा कुछ और जाता है, आंसर देने की डर में या फियर में आप कुछ और बोल पड़ते हैं। सबसे पहले धीरे से पूरा प्रेजेंटेशन होने के बाद, काम डाउनली पूरे प्रेजेंटेशन करने के बाद आप जजेस के क्वेश्चन को ध्यान से सुने। जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का ही सही सही जवाब दे। अगर नहीं आता है तो आप उनको बता सकते हैं, पास द क्वेश्चन सर, हमें ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं पता है। लेकिन ट्राई कीजिए, इसके पहले बहुत बार टैली कीजिए, आपके दोस्त के सामने, आपके मेंटोर के सामने, आपके गाइड के सामने आपका प्रेजेंटेशन 2-4 बार उनको बताइए। उनको पूछिए कि हमें ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जिसपे हम लोग आंसर ढूंढ सके, और आप अपने जजेस के सामने आप बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप इन टिप्स पे ध्यान दोगे तो। उसके बाद कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, परसेंटेज यील्ड, रिपीटेबिलिटी, ईटीसी। व्हाट यू कैलकुलेट डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में काफी सारे डेविएशंस हो सकते हैं, कुछ परसेंटेज यील्ड निकालने हो सकते हैं, रिपीटेबिलिटी होती है, ऐसे काफी छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिसपे आपको ध्यान देना है, आपके कैलकुलेशन बेस्ट हो। उसके बाद फाइंड अ फ्यू पब्लिश्ड आर्टिकल इन योर टॉपिक एरिया एंड सी हाउ प्रोफेशनल प्रेजेंट देयर रिजल्ट्स। तो काफी बार ऐसा होता है कि आपके प्रेजेंटेशन को अप्रिशिएशन मिले जजेस के थ्रू कि काफी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये रिसर्च ऑलरेडी गूगल पे है। दो तरफ की चीजों पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स आपको। पहली चीज, आपका रिसर्च वर्क इनोवेटिव है, इसका मतलब, या इन्वेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये गूगल नहीं दिखाएगा। उससे रिलेटेड चीज आप रिसर्च कर रहे हो तो बेटर है कि आप उनमें से कुछ चीजें ले, लेकिन सारी की सारी आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो ये रिसर्च नहीं कहलाता। आपके प्रोजेक्ट को लेके आपके पब्लिश्ड जो भी इसके पहले के पब्लिश्ड आर्टिकल्स होते हैं, आप अपने फाइल उनको दिखा सकते हैं कि सर ये पब्लिश्ड आर्टिकल्स इसके पहले के हैं, लेकिन हमारा इससे आगे वाला पॉइंट है, लाइक हमने इसमें ही रिसर्च किया है इसके पॉइंट के बेस पे, तो हमारा बिल्कुल इनोवेटिव है और इन्वेंशन है। ध्यान दीजिए, ये कंपटीशन आपके लिए प्लेटफॉर्म है आपकी आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने कॉमर्स की बात की, जैसे मैंने इंजीनियरिंग वालों के लिए बात की, तो आप अपना मशीन वहां पे रिप्रेजेंट कीजिए।
हो सकता है आप मेडिसिन या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपने कोई ट्रक के साथ कोई डिवाइस बनाया है जो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेके आइए वो सारा ट्रक, उनको दिखाइए, उनको बताइए किस तरह से आपने वो मॉडल को डिजाइन किया है। उसके पहले अगर आपके पास वीडियो प्रेजेंटेशन है तो आप वीडियो प्रेजेंटेशन उनके सामने लैपटॉप में दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेस्ट रहेगा। आपको बस ध्यान देना है कि जब आप स्टार्ट करो तो आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं आपके नाम के साथ नहीं तो आपके टाइटल के साथ कीजिए। आपके टाइटल में सारी चीजें होनी चाहिए। आपको वहां पे बताना है कि भाई ये हमारा टाइटल है सर, हमारे टाइटल के अंदर ये सारी चीजें आती है। फाइनली कंक्लूडेड रिजल्ट इस तरह से निकला हुआ है, इस चीज के लिए हम लोगों ने इसके पहले प्रैक्टिस की है, ये कुछ वीडियो प्रेजेंटेशन है, कुछ फाइलिंग है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं और ऐसी कुछ चीजें। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, कीप ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर, सर्च द इंटरनेट, आस्क अ टीचर, मेंटर, लुक थ्रू बुक और आर्टिकल etc। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि आपको नहीं आता तो आप बोल सकते हैं, लेकिन उस चीज को मोल्ड करके कुछ और आंसर देने की कोशिश ना करें। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको रिसर्च को लेके, आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मेंटर, योर गाइड। साथ ही साथ आप अपने लाइब्रेरी में भी जाइए, उस टॉपिक से लेके आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश कीजिए, कुछ बुक्स में आर्टिकल्स होते हैं उस पे भी आप उनमें रिसर्च कर सकते हैं, उनमें से आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। डू नॉट क्रिएट योर ओन हाइपोथेसिस। काफी बार आप एक्सप्लेनेशन करते वक्त हाइपोथेटिकल आंसर दे देते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, हो सकता है ऐसा हो ऐसा हो। इस तरह से आपको नहीं बताना है। टू एक्सप्लेन योर रिजल्ट as long as you have some evidence for your thoughts, judges will be impressed that you try to figure out what was happening during your experiment। आप अपने एक्सपेरिमेंट के समय जो भी आपने चीजें आपने इनपुट दिया है, आपका हार्ड वर्क किया है, आप रिप्रेजेंट कीजिए, जजेस डेफिनेटली इस पे बहुत इंटरेस्ट होते हैं। उसके बाद डू नॉट जस्ट प्लॉट अ ग्राफ एंड प्रिंट आउट। काफी बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्राफ अगर है कहीं से कॉपी पेस्ट वहां पे दे देते हैं, पता चल जाता है कि कॉपी पेस्टेड है। आपका रिसर्च अगर इनोवेटिव है, इनोवेशन किया हुआ है, तो आपके जेन्युइन रिजल्ट वहां पे दिखना चाहिए। सो डू नॉट जस्ट प्लॉट अ ग्राफ एंड प्रिंट आउट योर डाटा टेबल एंड से आई एम डन एट the high level and the following details separate out serious students from the named ones। काफी बार होता है नहीं मैंने यहाँ से किया है, मैंने इस लाइब्रेरी से किया है, मैंने काफी अच्छे तक किया है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करने के इसमें काफी सारी गलतियां कर बैठते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते वक्त बताते कि नहीं मैंने ये हायर लेवल पे करवाया था। हर बार एविडेंस देखा जाता है। आपने अगर किसी लैबोरेटरी में कोई सैंपल को टेस्ट करवाया है और उस पे रिजल्ट आपको दिए रहे तो उनके लेटर हेड पे या उनके लेटर पे आपके रिजल्ट्स वहां पे डिस्प्ले होते हैं। आपको कोई भी हाइपोथेटिकली या रॉन्ग वे से आपको क्रिएट नहीं करने रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ टिप्स जो आपको विनरशिप की तरफ ले जा सकती है, और ये थे कुछ टिप्स जो आपको करने हैं और आपको कुछ चीजें को नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स आविष्कार कंपटीशन को लेके ये थी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो बहुत ज्यादा आपको आपको विनरशिप के लिए आपको हेल्प कर सकती है। तो आज के वीडियो में एक छोटी चीज रिवाइज करूंगी कि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा। आविष्कार कंपटीशन जो एकेडमिक ईयर में हो रही है 2023-24 की, इसमें जिसमें 6 कैटेगरीज है और कुछ लेवल्स है जिसमें यूजी, पीजी, पीपीजी और टीचर कैटेगरीज है। उसके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे बहुत सारी चीजें लाइक डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एंड एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। और साथ ही साथ लास्ट में हम लोगों ने देखा कि विनर अगर होना है तो कुछ टिप्स के साथ हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। सुप्रीम स्टडीज आपको बहुत सारी विशेष देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। आपको जरूर प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए, आपका प्रेजेंटेशन स्किल के साथ आप आगे बढ़िए। और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ भी बहुत ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है या आपको बेनिफिट्स मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के साथ अगर आप विनर्स भी बनते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी जर्नी आविष्कार को लेके कैसी बनी रही। तो स्टूडेंट
Before I am leaving, and thanks to everyone to watch my video. So बने रहिए इस चैनल के साथ जिसका नाम है सुप्रीम स्टडीज। ऐसे काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आगे लेके आऊंगी। बस आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ सोल्यूशन चाहिए, कोई कंपटीशन के बारे में आपको जानना है तो जरूर कमेंट में बताइए, हम जरूर इस पे वीडियो बना के आपके सामने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। और डोंट फॉरगेट दैट डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने मेंटर के साथ बात कीजिए, आपके गाइड के साथ बात कीजिए और आगे बढ़िए। ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी सारे हैं। आविष्कार सिर्फ एक ऐसी कंपटीशन है, ऐसी काफी सारी कंपटीशन है जो आपके आइडियाज को प्लेटफॉर्म देती है। बस आपको पता होनी चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म कौन से हैं और वो कहाँ मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स और दोस्तों और जो भी फैकल्टीज इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ प्रोफेसर सोनाली पवार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।